नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट में। आज हम करेंगे 13 दिसंबर की शिफ्ट 1 का पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। लेवल बताने की तो जरूरत नहीं है कि पेपर का कैसा है। कह रहा था एक अनाज कंपनी के बाजार अनुसंधान में 100 लोगों का साक्षात्कार लिया गया। पाया गया कि किसी एक दिन नाश्ते में 72 लोगों ने अनाज खाया, 39 लोगों ने अंडे खाए, 75 लोगों ने टोस्ट खाया, 32 लोगों ने अनाज और अंडा खाया, 53 लोगों ने अनाज और टोस्ट खाया और 26 लोगों ने टोस्ट और अंडा खाया। इनमें से 21 लोगों ने अनाज, टोस्ट और अंडे खाए। साक्षात्कार में शामिल कितने लोगों ने ना तो अनाज खाया है, ना टोस्ट और ना ही अंडा खाया है? तो सबसे पहले तो चित्रहार करते हैं भाई। चित्रहार, ये हो गया एक, ये हो गया एक, ये हो गया एक। यानी कि ये अगर अंडे वाले हैं तो अनाज वाले हो गए। और कौन था तीसरा? अनाज के साथ क्या खा रहे थे? टोस्ट। ठीक है, ये था। अब ये चीज यहां पर पकड़ो कि तीनों क्या कौन लोग थे? तीनों 21 थे। फिर वो ये कह रहा था 32 लोग अनाज और अंडा खाते हैं, यानी कि 21 तो यहाँ पर हो गए। अगर इसमें हम 11 जोड़ दें तो ये 32 हो जाएंगे, जो अनाज और अंडे दोनों खा रहे। देखो ये लोग हैं, अनाज और अंडे दोनों खा रहे ना। इसी तरीके से अगर दूसरी कंडीशन में हम देखेंगे, वो ये कह रहा था 53 लोग अनाज और टोस्ट खा रहे हैं। कितने लोग? 53 लोग अनाज और टोस्ट। अब भैया 53 टोटल थे, उसमें से 21 तो इसमें हो गए, तो 3 से 1 गया तो 2, 5 से 2 गया 3, यानी कि 32 लोग यहाँ पर ये बचे। भाई टोटल अगर इस खाने को देखोगे ये पूरे वाले को, तो ये 53 लोग हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम देखें 26 लोग टोस्ट और अंडा खा रहे हैं, तो 26 यानी कि 21 लोग तो इसमें हो गए, बचे कितने? 5 लोग इधर हो गए। ये बात समझ गए? अब वो ये कह रहा था कि 72 लोगों ने अनाज खाया। 72 लोगों ने अनाज खाया। अब देखो अनाज वाला ये है, अगर अनाज वाले खाने में देखेंगे, इसको एक्स मान ले। टोटल कितना हो गया? 11 प्लस का 21 प्लस का 32, और ये हो गया हमारे पास एक्स, प्लस में एक्स बराबर में 72 हो गया, क्योंकि 72 लोग अनाज खा रहे थे। यानी कि 72 माइनस का 2 1 3 1 4 हो गया, और 3 2 5 1 6 हो गया। बचा कितना हमारे पास? 8। यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। टोटल तो 72 थे अनाज में। ठीक है। और 39 लोगों ने अंडे खाए, यानी कि 39 लोगों ने अंडे खाए, तो यहाँ पर हो कितने चुके थे? 21, और 5 26 27, और 2 बचेंगे यहाँ पर। भाई 21 और 5 26, 26 1 27 और 10 37, 37 2 29, 37 2 39, ये हो गया हमारे पास। अब बचे थे 53 लोग भी हो गए, और कौन बचा था भाई? 75 लोगों ने क्या किया? टोस्ट खाया। तो 75 लोग टोस्ट वाले थे। कितने थे? 75। इधर जोड़ देंगे 32 और 5 37, 37 1 38, और 38 और 20 कितना हो गया? 58 हो गया। 38 और 20 58। 58 इसमें से घटा देंगे तो 15 से 8 गया तो 7 हो गया। इधर बचा कितना? 6। 6 से 5 गया 1, यानी कि ये 17 लोग आ गए। अब ये वो लोग पता लग गया जिन्होंने कुछ ना कुछ खाया पिया है भाई। तो टोटल तो 100 लोग थे, इसमें से यही सब जोड़कर, ये तीनों को जोड़कर हमें घटाना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग कॉमन थे। अभी बेसिक से भी वैसे भी बता देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये चीज, लेकिन आना चाहिए, क्योंकि आप जब बड़े सवालों में फंसोगे ना, तो यही काम में आएगा आपके। तो भाई जोड़ना शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर 2 हो गया, 5 2 7 हो गया। पहले तो इसके खाने को एक को ही कर लो ना पूरा। ये तो 39 था ही था, 39 ले लो। ये पूरा हमने जो व्हाइट कलर से कर रहे हैं ना, ये पूरा 39 लिख लिया। या चाहते तो आप बड़ा वाला भी लिख सकते थे। प्लस में बचा हमारे पास 17, प्लस में 32 बचा, प्लस में 8 बचा, ये 40 हो गया। 40 और 7 47, और 10 57 हो गया। 57 में 9 जोड़ेंगे तो 9 7 16, हाथ से लगा 1 4 5 4 9 96 हो गया। तो 96 लोगों ने कुछ ना कुछ खाया पिया, 4 लोगों ने कुछ नहीं खाया। अगर हम इसको नॉर्मल तरीके से करते तो आप एक चीज देखो, टोटल लोग जो हमारे पास हैं वो 100 हैं, जिसमें से 72 लोगों ने अनाज खाया। 72 लोगों ने अनाज खाया। 32 लोगों ने अनाज और अंडा, प्लस अंडा। और यहां पर और भी था ना, थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा। अब थोड़ा देखो इसको बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं। टोटल लोग 100 थे। यहाँ पर नाश्ते में 72 लोगों ने अनाज खाया। कितने लोगों ने? 72 लोग अनाज खाए, 72 लोग, और 39 लोग अंडे, ठीक है, और 75 लोग टोस्ट। अगर यहाँ पर देखेंगे ये तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन टोटल लोग तो 100 हैं। ये ज्यादा हो क्यों रहे हैं? देखो यहाँ पर 32 लोगों ने अनाज और अंडा दोनों खाए हैं, ठीक है। और क्या बोल रहा था? 32 53 लोगों ने, ये लिख के दिखा रहे हैं लेकिन लिखना नहीं है आपको,
इतना अनाज और टोस्ट खाए, और यहाँ पर 26 लोगों ने टोस्ट और अंडा खाया, टोस्ट प्लस का अंडा। अगर इसमें हम देखें इन लोगों में, भाई देखो अनाज में 72 लोग हैं, और जो इसमें ऐसे कुछ लोग होंगे यहाँ पर अनाज और अंडे में है, तो इसमें भी होंगे कुछ लोग, इसमें भी होंगे, कॉमन हो गए होंगे भाई, ये दोनों लोग अनाज और अंडे दोनों में इधर कॉमन हो रखे होंगे। इसी तरीके से सब, यानी कि इधर ये लोग डबल डबल बार जुड़े होंगे, तो एक बार इनको घटाना पड़ेगा। तो 9 2 11, 11 5 16, हाथ से लगा 1 हो गया, यानी कि 8 8 3 11, 11 और 7 कितना हो गया, 18 हो गया। इसमें से इसको घटा दो, 3 2 5 और 6 5 11, हाथ से लगा 1 4 5 4 9 9 2 11, यानी कि 111 हमने घटा दिया। 6 से 1 गया तो 5, 8 से 1 गया तो 7 हो गया, 75 बचा है। अब इसमें वो लोग सिर्फ बचे हैं जो सिंगल सिंगल चीजें खाते हैं, यानी कि इसमें जो केवल अंडे खाते होंगे, जो अनाज खाते होंगे, जो केवल अंडे, जो केवल टोस्ट खाते होंगे, उनका ही सम बचा है। भाई यहाँ पर टोटल सम था जिसमें अनाज अंडे टोस्ट, इसमें कुछ लोग ऐसे थे अनाज और अंडे खा रहे थे, वो इसमें भी इंक्लूड थे और इसमें भी इंक्लूड है। एक सेकंड थोड़ा इरेज कर ले, तब ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो, नहीं तो फिर वो आपको बताया था जो डायग्राम वाला वो भी बेटर है। यहाँ पर ये था कि ये भाई साहब तीनों इंडिविजुअल लिखे थे, इसमें कुछ लोग ऐसे थे जो अनाज और अंडे दोनों खा रहे थे, तो वो इसमें भी इंक्लूड है, इसमें भी इंक्लूड है। जो अंडे टोस्ट खा रहे थे वो इसमें भी इंक्लूड है, इसमें भी इंक्लूड है, यानी कि 2 बार जुड़े होंगे वो सारे लोग। तो हमने क्या किया, इनको जोड़ा पूरा तो 186 आया। उसमें से जो भाई ये डबल डबल वाले जुड़ गए थे ना 2 बार, इनको हमने माइनस कर दिया। भाई अनाज अंडे खाने वाले 32 लोग हैं, और ये 32 लोग अनाज अंडे खाने वाले इसमें भी ऐड है, इसमें भी ऐड है, तो एक बार माइनस कर देंगे तो सिंगल वाले लोग रह जाएंगे। इसी तरीके से अनाज टोस्ट वाले को माइनस किया, इसी तरीके से इसको, इनको जोड़कर 111 है, माइनस कर दिया, यानी कि 75 लोग ऐसे हैं जो केवल अनाज, केवल अंडे, केवल टोस्ट खाते होंगे, उनका सम आ गया। अब यहां पर ये बचा हुआ था 21 लोग ऐसे थे जो सब कुछ खाते थे तीनों, तो टोटल कुछ ना कुछ खाने वाले लोग 96 हो गए। थे कितने टोटल लोग, 100 में से 96 तो कुछ ना कुछ खा ही रहे हैं, 4 लोग ऐसे जो कुछ नहीं खा रहे। तो आपके पास 2 ऑप्शन है भाई, चाहे आप चाहो इस तरीके से बना सकते हो और आप चाहो तो इस तरीके से। अगला सवाल, सुशांत और प्रशांत के वेतन के बीच का आधा अंतर उनके वेतन के योग के 3/10 के बराबर है। सुशांत के वेतन के सापेक्ष प्रशांत का वेतन दर्शाइए। देखो कह रहा था सुशांत और प्रशांत का वेतन के बीच का आधा अंतर, यानी कि हाफ ऑफ द डिफरेंस, ठीक है। तो इनके यहाँ पर डिफरेंस जो भी है वो उनके वेतन के योग के 3/10 के बराबर है, यानी कि 2 पंजे 10 हो गया, यानी कि s प्लस का p अपॉन में s माइनस का p 5/3। इसमें कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगाएंगे तो s अपॉन b 5 3 8, 5 से 3 गया 2, यानी कि 4/1। कह रहा था कि सुशांत के वेतन के सापेक्ष, जो सुशांत का वेतन ये था उसका x% बराबर में प्रशांत का वेतन, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 25% आ जाएगा। यही हमसे पूछा है। कंपोनेंडो डिविडेंडो जानते हो कि नहीं जानते हो, नहीं जानते क्या? देखो अगर आपको लिखा हो कभी a अपॉन बी सी अपॉन डी, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस का b, a माइनस का b, एक बार जोड़ देंगे ऊपर नीचे इन दोनों को, एक बार घटा देंगे, इसी तरीके से इस साइड कर लेंगे। तो यहाँ से इस पर भी जा सकते हैं, यहाँ पर इस पर भी जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखो s और a और b, a b तो हम a b लिख लिए, इसी तरीके से एस पी तो हमने एस ओ पी लिख लिया। इसको हमने 5 प्लस का 3 कर दिया, इसको हमने 5 माइनस का 3 कर दिया। अब हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू निकल कर आ गई, ठीक है। अगला सवाल, 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात इतना और इतना है, इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि एक नया मिश्रण बन जाए जिसमें आधा दूध आधा पानी, आधा दूध आधा पानी मतलब 1:1। तो हमारे पास 3 क्वांटिटी थी, 4 3 7, 3 2 5, 2 हो गया। इनका एलसीएम ले लो, आप देखोगे 7 पंजे 35 दूनी 70 ही आ जाएगा इनका एलसीएम। अब इसमें 70 बनाने के लिए 10 का गुणा करना पड़ेगा, इसको 70 बनाने के लिए 14 पंजे 70, इसमें 35 का गुणा। अब किसी एक को पकड़ लो एलिगेशन लगाने के लिए, भाई हमने सबका पहला पहला टर्म पकड़ा, तो 4 में 10 का गुणा करेंगे तो 40, 2 में अगर हमने 14 का गुणा किया तो 28, मिड वैल्यू ये थी, एक में 35 का गुणा तो 35, इधर करेंगे तो ये 7 आ गया, इधर करेंगे तो 5, यही आंसर। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, जैसे इसमें 4 है और टोटल कितना था 4 3 7,
इसमें 2 है पहला वाला, 3 2 5, यानी कि 2/5। और इधर अगर देखते तो 1 है पहला वाला, टोटल 2 में, तो आप इनमें भी एलिगेशन लगा सकते थे, बात वही पड़ती, बाद में भी एलसीएम ही लेना पड़ता। अगला सवाल कह रहा था लैंप लिट को 100 गैस लैंप जलाने हैं। एक लैंप पोस्ट से दूसरे लैंप पोस्ट तक पहुंचने में उसे 60 सेकंड लगते हैं। प्रत्येक लैंप प्रति घंटे 12 घन फीट गैस जलाता है। यदि वह पहला लैंप शाम 7 बजे जलाता है तो आखिरी लैंप जलाने तक कितनी गैस जल चुकी होगी। सबसे पहले तो देखो हमारे पास 100 है, यानी कि 1 है, सेकंड है, थर्ड है, और इस तरीके से लेके यहाँ तक हमारे पास 100th नंबर का रहा होगा। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने पहले वाले को जलाया, इसको जलाया, फिर इसको जलाया, जलाते गए 100th वाले पे पहुंचे। आप एक चीज बताओ कि यहाँ से इस पर पहुंचे तो उसे 1 मिनट लगा, इस पर पहुंचे होंगे तब भी 1 मिनट लगा होगा, इसी तरीके से पहुंचे होंगे, यहाँ पर 99th रहा होगा, इस पर भी 1 मिनट लगा होगा। क्यों 1 मिनट लिखा होगा, क्योंकि 60 सेकंड का मतलब होता है 1 मिनट। लेकिन आप अगर 1 से लेके 100 में कंपेयर करो, भाई जब ये हमने जलाया उसके बाद जब हमने ये जलाया तो 1 नंबर वाला कितनी देर जल चुका होगा, ये वाला यहां तक जब तक हम पहुंचे हैं ये 99 मिनट जल चुका होगा। समझ रहे, यानी कि देखो सिंपल सी बात ये है, अगर हम ये बोलते कि 2 तक पहुंचने में कितना जला होगा, आपने 1 कम कर दिया 1 मिनट। 3 तक पहुंचने में एक कितना जल चुका होगा, 3 से 1 कम करेंगे तो 2 मिनट देखो जल चुका है। इसी तरीके से 100th नंबर पहुंचेंगे तो 1 मिनट कम कर देंगे तो 99 मिनट जल चुका होगा। जब हम 100th नंबर पे पहुंचे होंगे तो सेकंड वाला कितने मिनट जल चुका होगा, 98 मिनट। इसी तरीके से जब 100 पे पहुंचे होंगे तो थर्ड वाला कितनी देर चल चुका होगा, उस 1 मिनट और कम कर दो 97। तो ये इस तरीके से लेंगे, जब हम 99th वाले को कंपेयर करेंगे 100 पे पहुंचेंगे तो वो 1 मिनट चलेगा, तो ये लास्ट का हमारा 1 मिनट आ जाएगा। ये हमारे पास एक सीरीज बन गई। अब वो कह रहा है तो आखिरी लैंप जलने तक कितनी गैस जल चुकी होगी। सबसे पहले तो कितने मिनट हमारे पास वर्क हुआ, आप देख रहे होगे सब में डिफरेंस बराबर है, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म बटे में 2, ये एवरेज आ गया। टोटल टर्म कितने हमारे पास 99 हैं, तो ये सम आ गया, यानी कि टोटल इतने मिनट हमारे पास कार्य हुआ है। यानी कि अगर लिखना चाहें तो 50 गुणे में 99 मिनट। ये बात समझ गए, आशा है समझ गए होगे। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, वो कह रहा है प्रति घंटे 12 घन फीट, यानी कि 1 घंटे में 12 चल रहा है, यानी कि इसी को हम आगे लिखना चाहें तो 60 मिनट में 12 हो गया। और इसी चीज को अगर लिखें 50 गुणे में 99 मिनट में कितना होगा, तो आप कहेंगे 12 बटे में 60 गुणे में 50 गुणे में 99, खत्म हो गया, 990 आंसर आ गया। बस इसी तरीके से करना था, ये हो गया 10, यानी कि 990 घन फीट ये हमारे पास जल चुकी होगी गैस। ठीक है, अगला सवाल कह रहा था नीचे दिए गए आंकड़ों की माध्यिका और बहुलक बताइए। देख लो, बहुत इत्मीनान से करने वाला सवाल है, ये गलत होने के भी चांस उतने ही ज्यादा है। सबसे पहले तो देखो एक कितनी बार आ रहा है, तो 1 2 और 3 4 बार एक आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पर देखो एक 4 बार आ रहा, उससे ज्यादा बार हमें 11 दिख रहा है। यहाँ पर 11 देखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भैया इसके बराबर तो है ही नहीं, तो हमारे पास बहुलक तो यही आ गया। तो इसका मतलब है बहुलक दूसरे नंबर पे लिखा हुआ, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब आती है बात माध्यिका, टोटल टर्म कितने हैं यहाँ पर, 7 4 11 और 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 15 16 17 18 19 और ये 20 21 हो गए। टोटल टर्म कितने हैं, 21 है, ये तो गिनने ही पड़ेंगे। अब 21 में हमें मीडियन निकालनी, यानी कि 10 एक साइड लिखेंगे, 10 एक साइड, बीच में नंबर होगा वो हमारे पास मीडियन होगा। लेकिन होने नंबर लिखे किसमें चाहिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो भैया भाई हम करते हैं, हम एक तरफ से लिखते चले जाते हैं, हमें जो 11th नंबर मिलेगा भाई हमारे पास हो जाएगा। तो एक आ रहा था हमारे पास 4 बार, 2 3 4, 11 हमारे पास बहुत बार आ रहा था, 9 10 बार हमने गिन लिया था, तो 9 4 13 हो गया। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं 11 पर भी क्या आ रहा होगा, सॉरी 11 पर भी 11th नंबर पर भी 11 ही आ रहा होगा। नहीं समझ में आया, देखो हमने यहाँ पर 11 अगर एग्जैक्ट करते तो 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10, 10 बने जाकर। ये कितने नंबर हैं टोटल? 10 हैं। ये 4 है, यानी कि 14 तक पहुंच गए हम। 11 जो हमें नंबर चाहिए उससे आगे पहुंच गए। इसका मतलब है कि जो हमारे 11वें नंबर पे रहा होगा वो 11 ही तो रहा होगा। आपको एग्जैक्ट पूरा लिख के नहीं करना, नहीं तो फिर फंसे रह जाओगे, फायदा ही क्या है। अगला सवाल करते हैं। कह रहा था एक जौहरी ने 1 कैरेट का हीरा लेवल मूल्य से इतने परसेंट अधिक छूट पर खरीदा। यदि 10% छूट के बाद उसे 20% का लाभ कमाना हो तो उसका अंकित मूल्य लेबल मूल्य से कितने परसेंट अधिक होगा। देखो सिंपल सी बात ये समझो कि यहाँ पर कुछ लेवल प्राइस था, ठीक है। इससे उसने 100 रुपए का, अगर ये लेवल प्राइस था, 15% अधिक छूट पर खरीदा है। तो कितने का खरीद के लाया? उसके लिए सीपी कितना हो गया? 85 कॉस्ट प्राइस। हमने इस लाइन के लिए आपको डायरेक्ट लिखना सिखाया था कि सीपी और एमपी में डायरेक्ट रेशियो लिखना हो तो 10% छूट, छूट वाला आपका आ जाएगा सीपी के नीचे, 20% प्रॉफिट तो ये आ जाएगा एमपी के नीचे। भाई देखो, अगर हमने सीपी पर प्रॉफिट ऐड कर दिया तो सेलिंग प्राइस बन जाता है, और एमपी पर अगर हमने डिस्काउंट कर दिया तो ये भी सेलिंग प्राइस, दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो सीपी अपॉन एमपी क्या आ जाएगा? 90/120। तो इस चीज को आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए कि जो भी डिस्काउंट होता है वो सीपी के नीचे, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो एमपी के नीचे आ जाएगा। अब एक चीज बताओ, एक सवाल में सीपी अलग अलग तो हो नहीं सकते, सीपी तो हमें सेम करना पड़ेगा। तो भैया बराबर करने के लिए इसमें 90 का गुणा, इसमें 85 का गुणा। तो भाई ये हमारे पास लेवल प्राइस कितना आ जाएगा? 100 में कितने का गुणा हो जाएगा? 90 का हो जाएगा। भाई इक्वेट करना पड़ेगा, इसमें अगर 90 का गुणा करोगे तो इसमें भी करना पड़ेगा। इसी तरीके से मार्क प्राइस 120 गुणे में 85। भाई 85 का गुणा अगर इसमें करोगे तो इसमें भी करना पड़ेगा। इसी को सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 20 छक्का 120, 20 पंजे 100 हो गया, 17 पना 85, 15 छक्का 90, यानी कि 15 रेशियो में 17 आया। तो कितना? 2 रुपए ज्यादा होना चाहिए 15 से, घोड़े में 100 हो गया, यानी कि 40/3, तो 13.33% आंसर। अगला सवाल, इसका तो देखो भाई ये तो आसान है, 0.06 के ऊपर बार। आप 6 लिखो, जिसके ऊपर बार नहीं है वो घटा दो, बटे में जितने के ऊपर बार है वो 9 लिख दो, जिसके ऊपर नहीं है उसको 0 लिख दो नीचे। तो एक तो 6/90 आ गया, दूसरा 2.4 ये लिखा हुआ था, तो इसको इस तरीके से लिख लें, कोई दिक्कत है? इसको क्या लिख सकते थे? एक के 4 का 4 ही लिखना पड़ेगा, घटाने के लिए कुछ है नहीं, एक के ऊपर बार है 9 लिख दो, यानी कि ये कितना हो गया? 22/9। अगर इन दोनों को जोड़ लेंगे तो इंटू में 22/9 हो गया, ठीक है, बिल्कुल। तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 हो गया, बाकी 22 दूनी 44, 9 तियां 27, 270। अभी कट जाता ना 15 बार, तो इसको लिख लो 22/135। अब देखो पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, एक ही बार भाग जाएगा, ऑप्शन का सहारा ले लो और बात खत्म करो। एक बार गया 135, यानी कि 10 से 5 गया तो 7 हो गया, देख रहे हो कैलकुलेशन? 10 से 5 गया 5 हो गया, और 11 से 3 गया तो 8 हो गया। फिर देखो जीरो एक बढ़ा लेंगे तो 13 तिया 39। सबसे पहले देखो ऑप्शन में सबसे बड़ा क्या लिखा? दूसरे पे 8 लिखा है। 13 अट्ठे 104, 1000 से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए 800 के आसपास। फिर 6, 13 छक 78, ये बन सकता है, 6 पंजे 30, 13 छक 78 और 3, 78 और 3 81, खत्म। आपको ऑप्शन का सहारा जरूर लेना है, बड़े बड़े डिवाइड में बहुत आसानी से आ जाता है जब आप बेसिक फंडे से जाते हैं। अगला सवाल, कह रहा है अजय एक काम को 50 दिनों में पूरा कर सकता है, विजय उसी को 30 में। यदि वे दोनों बारी बारी से काम करें, अजय पहले दिन काम करे, काम कितने दिनों में पूरा होगा? अजय और हमारे पास कौन था? विजय। टोटल अगर एलसीएम लेंगे तो 150, यानी कि 5 तियां 15, 3 पंजे 15, ये 150 टोटल वर्क आ गया हमारे पास, ये इफिशियंसी निकल आई। आप जैसे एलसीएम लेते हो ना वैसे ही करो, वही चीज हमने भी की है, डायरेक्ट लिख ली। अजय पहले दिन काम करता है तो 3 होगा, और दूसरे दिन 5 होगा, तो ये 8 काम हो गया, कितने दिन में हो गया? 2 डेज में हो गया। हमें 150 के पास पहुंचना है, तो आप देखोगे 18 अट्ठे 144 होता है, 19 अट्ठे 152 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 144 काम 36 दिन में हो चुका है, ठीक है। अब एक चीज कि यहाँ पर हमें कितना बचा है काम? 6 काम बचा है, 6 काम बचा है, तो भैया ये आएगा एक ही दिन तो करेगा, एक दिन काम करके ये 3 चला जाएगा, तो काम बचेगा कितना? 2, यानी कि एक दिन और जोड़ दो, 37। अब भाई सिंपल सा 37 तो पूरा आंसर है नहीं, बात खत्म हो गई। समझ गए बात? भाई देखो ये बचा है, और 6 से 3 गया, 3 बचेगा ना। अब ये अब फिर से इनका नंबर आ जाएगा, यानी कि ये 3, 1 सेकंड रुको,
इरेज करके लिख दें इसको सही से। ओके, 3 काम बचा। अब फिर भाई साहब इनका नंबर आ जाएगा, ये 3/5 यानी कि 0.6 दिन में निपटा देंगे, यानी कि 37.6 आंसर। अगला सवाल। वैसे आप इसको और जल्दी भी कर सकते थे, इसको इन दोनों को तो आप हटा ही देते भाई, यहाँ पर 36 तक तो पहुंच ही गए थे। अब आप इन दोनों को हटाते, आप एक चीज देखते, 37 से पहले 36 यानी कि एक काम बचना चाहिए था, काम 3, और हमारा पूरा कट जाता, लेकिन काम ज्यादा बचाता तो ज्यादा दिन लगते। ये था ऑब्जर्वेशन, आप जल्दी थोड़ा निकाल ले जाते बस। कमरे की लंबाई चौड़ाई, कमरे के फर्श पर समान आकार के न्यूनतम आकार के वर्गाकार टाइलों की बिछाई जानी है, टाइलों की लंबाई क्या है। तो इसमें आपको सिंपल सा ये कहा गया, जैसे एक कमरा है, ऐसी हमें टाइल लगानी जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो, जिससे हम चौड़ाई में भी बराबर फिक्स कर सकें और लंबाई में भी बराबर फिक्स कर सकें। लेकिन ये आएगी कैसे, वो हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ की हमें एचसीएफ लेना पड़ेगा, यानी कि हमें 7.5 का एचसीएफ लेना पड़ेगा। तो हमें टाइल की साइज पता लग जाएगी कि बड़े से बड़ा टाइल का साइज क्या होना चाहिए, जिसको हम इसमें लगाएंगे, वो भी रेक्टेंगल फॉर्म में होगा, इसमें लगाएंगे तो वो न्यूनतम नंबर ऑफ टाइल्स हमको देगा, यानी कि मिनिमम। ठीक है, तो इसका एचसीएफ लेना भाई 13 लिख लो, इसका पॉइंट हटाएंगे 10, बेस हमें सबका बराबर करना पड़ेगा। अब ये फ्रैक्शन बन गई, एचसीएफ निकालेंगे तो ऊपर वाले का एचसीएफ लेना पड़ेगा, नीचे वाले का एलसीएम। ऊपर देखोगे केवल 5 ही कॉमन आ रहा है, नीचे देखो 10, यानी कि 0.5 मीटर का टाइल होना चाहिए। और अगर संख्या पूछ लेता तो हमें क्या करना पड़ता, 13 गुणे में 7.5 में 0.5 इंटू में 0.5 के इतने एन टाइल लगते, तो हमें भाग कर देते, हमारा आंसर आ जाता। अगला सवाल। 5 मजदूर प्रतिदिन 12 घंटे काम करके एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 15 मजदूर प्रतिदिन 12 घंटे काम करके आधा काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो भाई एमडीएच वाला फार्मूला पड़ा है, M1D1T1W1 बराबर में M2D2T2W2, बस इसी को हमें लगाना, जो पता है इसमें वही लिखते हैं। यानी कि देखो 5 मजदूर 12 घंटे काम करते हैं, 30 दिनों में एक काम पूरा कर देते हैं, और फिर वो कह रहा है 15 मजदूर 12 घंटे काम करके कितने दिनों में आधा काम कर देंगे, यानी कि पूरा काम एक था, एक का आधा 1/2 हो गया, यही हमें निकालना है एक्स का मान। तो सबसे पहले तो 12 से 12 चला गया, 15 दूनी 30 चला गया, इस 2 से ये 2 चला जाएगा, यानी कि एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 5। अगला सवाल कह रहा है रोहन एक काम को 16 में करता है, रोहित रोहन से 2 गुना कुशल है, रोहित उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखो रोहन से 2 गुना कुशल है, 2 गुना मतलब हो गया, अगर 1 है तो 2 है, 2 और 1 है तो 2 है। हमें रोहित का रोहन का दिया गया था, यानी कि 2 बराबर 16, 1 बराबर 8 आंसर। भाई ये इफिशियंसी का जस्ट अपोजिट टाइम का होता है, और टाइम की वैल्यू हमें इसकी 16 दी गई थी। अदरवाइज यहाँ से देख लो भाई, रोहन 16 दिनों में काम करता है 1 की इफिशियंसी से, यही तो निकली है। अब करना किसको है, रोहित को 2 से भाग कर दो, तब भी 8 आ जाएगा। इसमें देखो भाई कह रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक दिए गए वर्ग के अनुसार नहीं बनाया गया है, ठीक है, पैमाने से नहीं बना है। प्रत्येक सिरे का मध्य बिंदु मानकर, ठीक है, प्रत्येक मध्य बिंदु क्या, सेंटर मानकर 4 1/4 वृत्त खींचे गए। ये वृत्त 1/4 वृत्ताकार वर्ग में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है। तो भाई देखो इसको थोड़ा अलग से बना लेते हैं और समझने की कोशिश करना। ये यहाँ से इस तरीके से बना हुआ था, ये यहाँ से ये एक लाइन आई थी, और इधर से एक इधर, ऐसा इतना ही बनाएंगे, ठीक है। हमने क्या किया, इस वाले सर्किल को पूरा कर लिया, और इधर इस वाले सर्किल को हमने पूरा कर लिया। अब एक चीज समझो कि हमें जो निकालना था एरिया, वो इस भाग का निकालना था, या फिर हम इस पूरे भाग का निकाल लें, इस पूरे भाग का निकाल लें, आधा कर लें। और एक कंडीशन यहाँ पर और बन सकती है क्या, कि भाई एक सेक्टर का निकाल लें तो वो हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ये हमारे पास पूरी चीज बनी है, ठीक है, इसका पूरा निकाल लें एरिया, या हम आधा कर दें तो इतने भाग का एरिया हो जाएगा, या इसी का पूरे का एरिया निकाल लें, आधा निकाल लें तो ये इतने भाग का हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन में एरिया बराबर ही होगा। हमें इस भाग का चाहिए, हम इस कंडीशन से निकाल लेंगे। तो भाई सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए होगा, रेडियस वगैरह। आप देख रहे होगे कि यहाँ से ये सेंटर पे ही कहीं मिल रहे थे, हमने बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट नहीं बना पाया, लेकिन ये वाला जो सेंटर है, ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं। तो आपने देखा कि भुजा जो स्क्वायर की दी गई वो 10, यानी कि √2a बराबर में क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा, और डायगोनल का आधा क्या हो जाएगा हमारे पास, रेडियस हो जाएगी, यानी कि √2 इंटू में 10 अपॉन में 2, यानी कि 5
√2, ये हमारे पास क्या आ गई, रेडियस आ गई। अब अगर हम इसको देखें, यहाँ पर हमने इसको भी मिला दिया, ये यहाँ पर कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि देखो आधा जब हमने सर्किल से सेंटर पे, स्क्वायर में सेंटर से मिलाते तो 45 डिग्री, इधर सेम टाइप की चीज हमने इधर भी ड्रॉ कर ली 45, यानी कि ये पूरा 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि रेडियस हमारी बराबर है और सेम टाइप के सर्किल चल रहे हैं। जैसा यहाँ पर सेंटर बना, उसी चीज को बस रिवर्स ऑर्डर में इधर कर दिया, तो 90 डिग्री हो गया, 45 45, पूरा ये 90 होता। अब अगर देखो सेक्टर का एरिया निकालें, कौन से सेक्टर का भाई, कलर कौन सा ले लें, ये ले लेते हैं, ऐसे सेक्टर का एरिया में निकाल ले, जो हम डार्क कलर से कर दे रहे हैं। कैसे निकलेगा भाई, पूरे पूरे सेक्टर के एरिया, नहीं पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 माइनस में ट्रेंगल का एरिया कर देंगे। ट्रेंगल दिख रहा है ना आपको, नाम दे देते हैं ABC, ट्रेंगल ABC। अब यहाँ पर सबकी वैल्यू हमें पता ही है, हम मान रखना शुरू करते हैं। पाई 5 गुणे में 5 इंटू में 2 गुणे में 90 बटे में 360, ये सेक्टर का एरिया निकाल लिया। ट्रेंगल का एरिया 1/2, भाई साइड कितनी आ गई थी, 5√2, इधर भी 5√2, तो यहाँ पर लिख देंगे 5√2, 5√2, तो ये दो कैंसिल आउट, 25 बचा है, इधर करेंगे 9 चौक 36 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि 25 दूनी 50 कर लो, यहाँ पर 50 पाई बटे में 4 हो गया, माइनस का इधर करेंगे तो ये 25 हो गया। अब ये कितने का आया, केवल 1 का आया है, यानी कि हमने आपको बताया था चाहे इतना आधा कर लो चाहे इस तरीके से आधा कर लो, दोनों कंडीशन में बराबर ही एरिया होगा। तो ये जो भाग आया है, कलर चेंज करते हैं फिर से एक बार, ये इतने भाग का हमारे पास आ गया है, 1 भाग है। अब ऐसे कितने बने भाई, देखो टोटल कितने भाग ऐसे बने, 4 बने, देखो 1 भाग ये, 2 भाग ये, 3 भाग ये, 4 भाग ये, तो इसमें पूरे में हमें 4 का एरिया निकालना था गुणे, यानी कि 50 पाई माइनस का 100 आंसर। इसको अगर बहुत ज़्यादा आप समझ जाओ और प्रैक्टिस अगर करोगे तो इस तरीके से भी कर सकते थे। ये अगर चित्र इस तरीके से बना, इस तरीके से बनाओगे तो सेम कंडीशन ही बनेगी, यानी कि सर्किल के एरिया से सर्किल के रेडियस क्या हो जाएगी, सेम निकल कर आ जाएगी, यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस में स्क्वायर का एरिया हो गया, तो पाई का मतलब पाई, आर स्क्वायर का देखो ये हो गई 25√2, यानी कि 25 गुणे में 2 हो गया, माइनस में 100 हो जाएगा, सेम चीज आ गई निकल कर। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ये 4 पार्ट यही वाले बाहर निकल आएंगे, तो याद रखना इसको भी, ठीक है, इससे जल्दी हो जाएगा। अगला सवाल, 2 धनात्मक संख्याएं a और b का समांतर माध्य उनके गुणोत्तर माध्य से 5 अधिक है और गुणोत्तर माध्य हरात्मक माध्य से 4 की वृद्धि a माइनस b का मान। तो भाई देखो a प्लस का b और y में 2 हो गया, और गुणोत्तर माध्य अगर लिखेंगे तो √ab, इससे 5 अधिक, ये इसके बराबर है। दूसरी कंडीशन में अगर ये लिखेंगे तो ये हरात्मक माध्य, यानी कि 2 संख्याओं का हरात्मक माध्य 2ab a प्लस b से 4 की वृद्धि हो जाती है, ये हमसे बोला गया था। अब इसमें एक दूसरे में वैल्यू पुट कर दो भाई, या फिर a प्लस बी बराबर में 2√ab प्लस में 10, तो यहाँ पर हम इसकी जगह क्या लिख सकते थे, 2√ab प्लस में 10, a प्लस बी की जगह रख सकते हैं सिर्फ, और इधर उधर मत लिख देना। तो यहाँ पर √ab माइनस का 2ab अपॉन में 2√ab प्लस का 10, और ये बराबर में 4 हो गया, तो इधर हो जाएगा 2ab प्लस में 10√ab माइनस का 2ab बराबर में 4 दूनी 8ab और प्लस में 40 हो गया। तो भाई यहाँ पर 8 और 10, यानी कि 2ab बचेगा रूट में, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, बराबर में 40 हो गया, यानी कि √ab बराबर कितना आ गया, 20 आ गया, तो ab बराबर कितना आ जाएगा, 400 आ गया। बात समझ में आई। यहाँ पर अगर हम यही चीज पुट कर दें तो a प्लस का b बराबर में 2 इंटू में √ab का मतलब 20 प्लस का 10, यानी कि 50 आ गया। अब हमारे पास 2 कंडीशन बन गई है। कौन कौन सी कंडीशन है, कि कह रहा था कि ab बराबर में 400, a प्लस बी बराबर में 50। अब इसमें मान सोच लो कि कौन सी हो सकते हैं a और b के मान। आप यहाँ पर 10 पंजे 50 से भी नहीं कर सकते भाई, यहाँ पर 400 चाहिए ना, तो आप 40 गुणे पे 10 पे सबसे पहले जाओगे, 40 प्लस का 10 यहाँ पर सेटिस्फाइड हो गया, इन्हीं का डिफरेंस पूछा था, आंसर आ जाएगा 30। अच्छा सवाल था। अगला सवाल कह रहा था, जहां वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई राशि
कितनी धनराशि 2 वर्षों में इतने रुपए हो जाएगी। ये भाई देखो 10% है, अगर इसका हम इफेक्टिव रेट याद है तब तो ठीक है, नहीं याद है तो नॉर्मल हम क्या लिख सकते थे, 10 से 11 हो रही, 2 साल में 100, 121 हो जाएगी। इसका हमें 11 गुना दिया गया था 1331। और क्या पूछा था, कितनी धनराशि, यानी कि इसका भी 11 गुना कर दो, 1100। भाई 10% मतलब 1/10, 10 से 1 बढ़ गया, यानी कि ये हमारे पास प्रिंसिपल ये अमाउंट बन के आ गया। 11 का 2 वर्ष टाइम था तो 11 का स्क्वायर 121, 10 का 100, 121 की वैल्यू दी गई थी, 100 बराबर निकाल लिया। अगला सवाल, इसमें भाई गुणनखंड कोई संख्या निकालनी। सबसे पहले देखो 25 से ये डिवाइड हो रहा था, तो 25 चौकू 100, 10 बच गया, 25 चौकू 100, 25 से कम 25, यानी कि ये 5 का स्क्वायर, 21 इक्कीसियम 441, तो 21 में क्या क्या आता है, 7 और 3 आता है, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, पावर में एक एक जोड़ दो, 2 2 1 3 हो गया, 2 2 4, 2 1 3, 2 1 3, 2 1 3, 3 त्रिका 9 3 27, आंसर डायरेक्ट आता है। अगला सवाल, पहली संख्या का इतना दूसरी संख्या कितने के बराबर है, दूसरी संख्या और पहली संख्या के बीच अनुपात। तो पहली संख्या का 1/2, दूसरी संख्या का 25.25 का मतलब क्या होता है, 1/4, 100 नीचे आ जाएगा। अब हमसे दूसरी और पहली का रेशियो पूछा था, इसको काट लो, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 1 नीचे, यानी कि सेकंड अपॉन फर्स्ट। ये ध्यान रखने वाली चीज थी, आपको ऑप्शन में गलत भी कर सकते हो क्योंकि दूसरा पहले पूछ लिया। अगला सवाल, एक फुटबॉल पर 30% की छूट दी जाती है जिसकी कीमत इतने रुपए है, फुटबॉल का अंतिम कीमत क्या है। भाई 30% की छूट 9 सत्ते 63 होता है, खत्म। इसका हमें 70% निकालना था 30% छूट के बाद, आसान था ये तो बिल्कुल। कह रहा था इतने की गति, इतने घंटे की गति से चलने वाली एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को इतने सेकंड में पार करती है और दूसरे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को इतने में पार करती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करनी है। देखो जब ट्रेन 30 सेकंड में जा रही होगी तो क्या क्या पार कर रही होगी, खुद की लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई। 18 सेकंड में वो क्या क्या पार करेगी भाई, केवल खुद की लंबाई, क्योंकि वो आदमी को पार कर रही है, ना आदमी चल रहा है ना फिर जा रहा है कहीं पर भी, तो फिर अपनी ही लंबाई क्रॉस करती है। डिफरेंस करेंगे तो 12 सेकंड में वो क्या कवर कर रही है, केवल प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो 12 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर की, 72 की स्पीड से, तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड। 18 चौक 72, 5 चौको 20, 12 दूनी 24, 240 मीटर। समझ में आ गई ना भाई। देखो हमने ये देख लिया 12 सेकंड में पी जाता है, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो 12 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, स्पीड इनटू में टाइम कर लिया, खत्म। अगला सवाल कह रहा है बढ़ते हुए क्रम में लिखो। अब ऐसे सवालों को थोड़ा ऑप्शन से ऑब्जर्व किया करो कि चीजें चल कैसे रही हैं। आप क्या करते हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हमें करना है, कहने का मतलब है जैसे 1/3, 2/7 लिखा है तो इनका इनका गुणा करो, 7 और 3 दूनी 6, तो भाई 7 वाला बड़ा, यानी कि ये बड़ा आया 2/7 से। अब ये कंफर्म हो गया 1/3 बड़ा है 2/7, यानी कि जो भी लिखा होगा उसमें 2/7 बाद 1/3, क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, 2 के बाद लिखा 1/3 सही है, ये हटा दो क्योंकि 2/7 के बाद होना चाहिए 1/3, ये भी हमारे पास सही है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हुए, दोनों को हमें देखना है, लेकिन 7/23, एक ऑप्शन चेक कर लो, एक ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। 1/3, 7 नहीं है 21 और ये हो गया 23, इसका मतलब ये बड़ा आया, तो इस कंडीशन में अभी ये सही लिखा हुआ है। 2/7, 7/23, तो 23 दूनी 40, 7 तो 49, तो ये भी यहाँ पर पहली कंडीशन में भी सही लिखा हुआ है। फिर इन दोनों को पकड़ेंगे, 1/3, 5/14, यानी कि ये 14, ये 5 15, ये भी सही लिखा हुआ है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखा हुआ है। अब ये ऑप्शन हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फर्जी में पूरा टाइम चला जाएगा। कह रहा था ड्रॉट शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है अगर स्वरों को हमेशा एक साथ रखा जाए। तो भाई देखो हमारे पास ये अक्षर है, कितने हैं, 2 2 4 2 6 7, 1 2 3 4 5 6, हो गए 7 टोटल खाने। अब वो ये कह रहा था कि अगर स्वरों को यानी कि वोवेल को हमेशा एक साथ में रखा जाए, तो यहाँ पर DRAUGHT है कितने वोवेल, 1 2 वोवेल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो भाई हमारे पास टोटल 1 2 2 4 7 थे, अगर हमने जो दो हैं यहाँ पर A और U, इनको फिक्स कर लिया, इनको फिक्स मानकर 1 कर लेते हैं, बाकी बचे कितने लोग हैं, 5 लोग बचे।
क्योंकि टोटल 7 थे और 2 लोगों को हमने 1 मान लिया तो ये 6। यानी कि अब अगर नॉर्मल सवाल होता तो 5 और 1 6, यानी कि फैक्टोरियल 6 तरीके से ये बैठ सकते थे। कितने तरीके से? फैक्टोरियल 6। लेकिन ये दोनों है, ये अपना प्लेस भी तो चेंज कर सकते हैं भाई, इधर चला जाएगा कोई इधर चला जाएगा, तो कितने तरीके से कर सकते हैं प्लेस चेंज? फैक्टोरियल 2। तो भाई फैक्टोरियल 6 को हम ओपन करेंगे, फैक्टोरियल 2 को, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन आप देख रहे होगे 9 का मल्टीपल भी आ जाएगा, तो ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, 4 4 8 1 9 आंसर। भाई देखो जब 6 को ओपन करोगे, 6 5 4 3 2 1, फिर 2 को ओपन किया तो ये आया, तो 3 त्रिका 9 देखो मिल रहा था आप, इस तरीके से कर लिया। बाकी 6 चौक 24, 24 पंजे 120, 12 तिया 36, दूनी 72, 720 घोड़े में 2, 144, यानी कि आंसर। अगला सवाल, इसमें देखो भाई फार्मूले पढ़े होंगे आपने क्या, कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में डायरेक्ट होता है 2a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। और अगर यहाँ पर माइनस लग जाए तो डायरेक्ट आ जाता है 4ab। इसी तरीके से इस सवाल में अगर हम करना चाहेंगे तो यही तरीका लगा सकते हैं भाई, एक्स स्क्वायर की जगह 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस में 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर 2 2 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 3 7 दूनी 14। अगला सवाल, एक ट्रक है इतने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, 15 सेकंड में कितनी दूरी कवर करेगा? बताओ। 15 के 3 का मल्टीपल देख लो भाई, 108, इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाया, इंटू में 15, तो 18 छक्का 108, 6 पंजे 30, 15 तियां 45, 450। अगला सवाल कह रहा था श्रीमान एक्स और श्रीमान बाई की वार्षिक आय इतने के अनुपात में है और उनके व्यय इतने के अनुपात में है। यदि दोनों व्यक्तिगत रूप से इतने रुपए बचा सकते हैं तो श्रीमान बाई के व्यय क्या होगा? किसका व्यय पूछा? श्रीमान बाई का व्यय, यानी कि 4 का मल्टीपल होना चाहिए था, तो 4 का मल्टीपल ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आंसर लगा दो। 4 का ही तो मल्टीपल चेक करना है, व्यय आ जाता। अदरवाइज ये इनकी इनकम थी, ये उनका एक्सपेंडिचर था। दोनों बचा कितना रहे, इधर रेशियो में 8 से 4 गया 4, 9 से 5 गया 4, सेम ही बचा रहे, तो हमें कुछ भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। इसी 4 का मान आपको 5000 दिया गया था और यही हमें 4 बराबर निकालना था, तो ऑटोमेटिक निकल आया, आंसर लगा दो। अगला सवाल, दो संख्याओं का महत्तम समावर्त इतना है और योग इतना है, ऐसे कितने युग्म संभव हैं? सबसे पहले तो देखो दो नंबर हमने मान लिए 77A 77B, इनका एचसीएफ लिखोगे तो 77 आ जाएगा, कॉमन 77 है। इनका अगर योग लिखते हो तो 77 प्लस का A प्लस का B बराबर में 154, तो ये बार 2 बार चला जाएगा, यानी कि A प्लस B की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब A और B ऐसे बचे हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि कॉमन होता तो फिर एचसीएफ हमारा तो एक ही कंडीशन बनी, एक एक 2 0 रखोगे कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, तो फिर हमारे पास एक ही आया है केवल। एक निश्चित राशि का 1/3 3%, छठा भाग इतने पर शेष 8% के निवेश किया, यदि इन सभी निवेशों से इतने रुपए अर्जित ब्याज 600 है तो मूलधन बताइए। देखो 1/3 मतलब 1/3, 1/6 हो गया। हम यहाँ पर टोटल 6 राशि मानते, लेकिन हमें पीआरटी अपॉन 100 करना पड़ेगा, तो हमने टोटल राशि 600 मान ली। 600 का 1/3 किया तो 200, इसका 1/6 किया तो 100, तो इधर बचा कितना? 300। अब यहाँ पर देखो, अगर हम 1 साल का इनका ब्याज देखते, 3 साल में 600 होते, सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है, तो 1 साल में 200। यहाँ पर अगर हम देखते तो 3% रेट से 1 साल में ब्याज कितना मिलता? 3 दूनी 6 रुपया मिलता। यहाँ पर अगर देखते तो ये 6% रेट से ब्याज कितना मिलता है? 6 रुपया मिलता। यहाँ पर देखते तो 8% रेट है लास्ट में ना, तो 8 या 24 मिलता है, यानी कि ये कितना हो गया? 36। 36 बराबर में कितना दे दिया? 200, क्योंकि 1 साल का हमने ब्याज बना लिया भाई। अब हमें निकालना क्या? टोटल 600 बराबर, यानी कि 200 घोड़े में 600 बटे में 36, तो छछरंग 36 हो गया, 2 तियां 6 हो गया, तो 1 2 3 4 बटे में 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, इस तरीके से चलता चला जाएगा, आंसर। अगला सवाल करते हैं। आप ऐसे डायरेक्ट अप्रोच भी कर सकते थे, जैसे हमने यहाँ पर इतना लिखा, हम 2 3 ऐसे ही करके डायरेक्ट लिख सकते थे, यानी कि 6 6 24 ये डायरेक्ट लिखते और 24 बराबर में हम 200 कर देते, सॉरी 36, और फिर भाग करते, बस 18 आ जाता। और इसके अलावा आपको यही सोचना है कि जो राशि हमने 6 मानी है इसको यहाँ पर लिख देना, बाकी वह 3 3 3 आएगा। हमें पूरा इतना डिटेल में नहीं लिखना, इतना लिखना है शॉर्ट में, लेकिन होगा तभी जब प्रैक्टिस कर लोगे।
कर्नाटक का रेशम उत्पादन केरल के रेशम उत्पादन से 100% अधिक है। केरल के रेशम उत्पादन का आधा हिस्सा कर्नाटक के रेशम उत्पादन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें। देखो कर्नाटक, कर्नाटक और केरल, केरल के 100% अधिक है, यानी कि अगर ये 100 है तो ये कितना है 200, या फिर ऐसे लिख लो। फिर कह रहा था केरल का रेशम उत्पादन का आधा हिस्सा, केरल के उत्पादन का आधा हिस्सा कर्नाटक के रेशम उत्पादन के प्रतिशत के रूप। तो कर्नाटक का 2, इसका x% बराबर 1/2 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया 100/4 हो गया। तो ये कितना आ गया 25%। अगला सवाल कह रहा है यदि किसी परिवार में एक उच्च रक्तचाप का रोगी और एक अस्थमा का रोगी, जहां उच्च रक्तचाप के रोगी को 3 उच्च रक्तचाप की गोलियां लेनी पड़ती हैं और अस्थमा के रोगी को हर दूसरे दिन 2 अस्थमा की गोलियां लेनी पड़ती हैं, तो 30 दिनों में दोनों रोगियों पर खर्च की गई कुल वृद्धि क्या है। डिस्क्रिप्शन इसका पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है। यह प्रश्न नीचे दी गई जानकारी पर आधारित है जो एक विशेष दवा कंपनी द्वारा उत्पाद की कीमतों में बदलाव संबंधित है। कफ सिरप को छोड़कर अन्य सभी की कीमत 10 गोलियां हैं, 10 गोली की है, यानी कि कफ सिरप को छोड़कर, सिरप में गोली होती ही नहीं है। हमें किस पर काम करना है, हमें इस पर काम करना है और इस पर काम करना है, बस खत्म हो जाएगा सवाल। हमें टोटल वृद्धि निकालनी है, करते हैं भाई। यहाँ पर देखो एक टेबलेट में 2.5 की वृद्धि हुई है। अब यहाँ पर 3 उच्च रक्तचाप की गोलियां और 30 दिन तक ली है, ठीक है। अब ये जो प्राइस था वो 10 का था, तो ये भाई साहब हम 1 का बना लेते हैं, 10 का भाग इसमें करते, इससे बढ़िया बाद में कर ले रहे हैं प्लस में। दूसरी कंडीशन में यहाँ पर वृद्धि 6 की हुई है और वो 2 लेता है, और 30 दिन की बात है 15। भाई अस्थमा वाली 2 लेता है ना अल्टरनेट डेज पे, 30 दिन लेना, यानी कि अल्टरनेट डेज पे 15 दिन लेगा वो बस। और ये पूरा 10 का था तो 10 से भाग कर दिया। तो भाई सिंपल सा, इधर अगर हम ये पॉइंट हटा दें, ये 0, 3 त्रिका 9, 225 प्लस का 6 दूनी 12, 180 हो गया, यानी कि 5, 8 2 10, 3 1 4, 40.5, ये पूरे के बटे कितना आ जाएगा 10। बस खत्म हो गया। अगला सवाल, यदि कोई व्यक्ति एक सप्ताह में एंटासिड की 32 गोलियां खाता है तो वर्ष में उसका खर्च कितने % बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पर 10 गोलियां हो, चाहे 1 गोली हो, चाहे 5 गोली हो, चाहे 4 हो, परसेंटेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कह रहा था एंटासिड, एंटासिड कहाँ चला गया वह, ये रहा हमारे पास। तो यहाँ पर कितनी वृद्धि हो रही है 1.5, 2.5, 5 25, 5 15, 2 की वृद्धि 3 पर गुणे में 100। तो यहाँ पर 3 छक 18, 3 छक 18, 66 से 2/3%। कुछ करना ही नहीं इसमें भाई, 32 गोलियां खाओ तुम, 45 खाओ, 36 खाओ, हमें कोई पंचायत नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता है कि एक गोली पे जो आएगा परसेंटेज वही 2 पे आएगा, वही 5 पे, वही 10 पे, वही 50 पे, वही 40 दिन खाओ, वही 50 दिन खाओ, सब में सेम रहेगा, ठीक है। एक व्यक्ति को 20 हफ्तों तक दिन में 3 बार 2 चम्मच कफ सिरप लेने को कहा गया, यह मानते हुए कि कफ सिरप की प्रत्येक बोतल में 90 चम्मच दवा है। वर्तमान कीमतों पर लागत ज्ञात कीजिए। तो भाई सबसे पहले तो देखो 3 बार लेना है 2 चम्मच, यानी कि 6 चम्मच हो गई पर डे, 20 हफ्ते में ये करना सा, और 20 हफ्ते में, एक हफ्ते में दिन कितने 7, यानी कि 6 दूनी 12 7 84, 840 चम्मच हमें टोटल चाहिए होंगी 20 हफ्तों में। 20 हफ्तों में 7 दिन होते, इसलिए 7 का गुणा कर लिया। अब 840 बटे में 90, एक बोतल में इतनी आती है, तो टोटल ये क्या आ गई, ये आ गई बोतल की संख्या। समझ में आ गई बात, बस खत्म हो गया। 84 बटे में 9, प्राइस कितना था प्रेजेंट में 18 रुपए था, कर दो भाई, 9 दूनी 18, 2 चौकू 8, 2 अट्ठे 16, और सही है 168 आंसर आ गया। थोड़ा सा देखो इस पेपर बहुत अच्छा है, डीआई वगैरह भी सोचना पड़ रहा है, कैलकुलेटिव सवाल भी है, आसान भी है, तो इसमें बैलेंस पेपर है, अच्छा है, ठीक है। और जो 2021 वाला था वो तो बहुत ही बेसा था तो इसको अगर आप अच्छे से कर लिए तो आप बहुत लोगों से लीड ले जाएंगे। अगला सवाल कह रहा था समीकरण इतने इतने के लिए x मूलों का योग है और y मूलों का गुणनफल है, ठीक है। तो देखो मूलों का जो योगफल होता है अल्फा प्लस में बीटा, वो क्या होता है माइनस का b/a, ये फार्मूले होते हैं। तो इसका मान हमें x दे दिया था, मूलों का गुणनफल क्या होता है c/a बराबर में y दे दिया। स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0, दिया गया हमें 2x² प्लस में 3x माइनस में 1 बराबर 0। कंपेयर करेंगे a बराबर 2, b बराबर में 3, c बराबर में माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है बिल्कुल।
तो यहाँ पर अगर देखेंगे x प्लस वाई हमसे पूछा गया, तो यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि माइनस बी का मतलब हो गया माइनस का 3, ए का मतलब 2, प्लस में सी का मतलब माइनस का 1 और ए का मतलब हो गया 2, बराबर में x प्लस का y। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 4/2 बराबर में x प्लस का y। तो x प्लस वाई कितना आ गया, माइनस का 2। अगला सवाल कह रहा है एक व्यक्ति 60 रुपए प्रति लीटर की दर से स्प्रिट खरीदता है, उसमें पानी मिलाता है और फिर उसे 75 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचता है। यदि इस लेन देन में उसका लाभ परसेंटेज इतना है तो स्प्रिट और पानी का अनुपात क्या है। इसमें हमें देखो, इसका देखो ये सीपी पता है, पानी जो मिलाता है उसके लिए हमारे पास सीपी क्या हो जाएगा, 0 रुपए फ्री का है, और ये हमें सेलिंग प्राइस दे दिया था जो कि 137.5। भाई 100 की चीज अगर इतने में बेचेंगे तभी होगा, और लेकिन क्वेश्चन में इतना दिया, इतना प्रॉफिट 100 बराबर निकाल लेंगे तो हमें सीपी पता लग जाएगा, यानी कि 75/1375 लिख लो, इंटू में 1000 लिख लो, तो 25 दिया 75, 125 5 और 5 दूनी 10 हो गया और 11 हो गया, यानी कि 600/11 आ गया। तो बस 60 रुपए एक साइड, 0 रुपए एक साइड, 600/11 एक साइड, आंसर निकाल लो भाई। तो इनका इनका डिफरेंस 11 छक्का 66 हो गया, यानी कि 60/11 हो गया, इनका इनका डिफरेंस तो 600/11 ही आ जाएगा। और रेशियो बना लो, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, यानी कि 10 रेशियो में 1 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल क्या, इसको देखो भाई, भाई यहाँ पर ए बी लिखा है तो 5 की पावर 3 लिख लो, 125 से हो गया, ए प्लस बी नहीं लिख सकते, इसके फैक्टर देख लो क्या क्या आ सकते हैं। देखो 1 आ गया, 5 आ गया, 25 आ जाएगा और 125 खुद में आ जाएगा। तो देख लो भाई, 125 में 1 जोड़ेंगे 126 बना रहा है, ठीक है, 25 5 30 ये भी बना रहा है, यानी कि 30 भी होगा, 126 होगा, 47 कहीं से नहीं आ रहा, तो यही आंसर हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया था, ये भी ध्यान रखना, नहीं का, तो ये 47, ये नहीं हो सकता। अगला सवाल, 6 सेंटीमीटर व्यास वाली एक धातु की कार की गेंद को पिघलाकर 3 गोलाकार गेंदों में डाला गया है, इनमें से 2 नई गेंदों का व्यास इतना इतना है, तीसरी गेंद का व्यास क्या है। भाई देखो, सबके वॉल्यूम अगर लिखोगे तो 4/3 पाई आर क्यूब, इधर लिखोगे तो 4/3 हमने कॉमन ले लिया पाई, तो बचा क्या, R1 क्यूब, R2 क्यूब प्लस में R3 क्यूब। तो ये चीज आपको इतना लिखना नहीं होता है, बहुत ज्यादा लिखोगे तो टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, ये कट जाना तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए। अब देखो यहाँ पर भी व्यास है, बाकी यहाँ पर भी व्यास है, यहाँ पर भी व्यास है, तो सब में 2 2 का भाग करेंगे ना भाई, लेकिन ये ध्यान रखना इसमें नहीं। कहने का मतलब है जैसे 6 में हमने 2 लिखा पावर में 3, इधर हमने लिखा 3/2 पावर में 3, इधर लिखेंगे तो 4/3, 4/2 पावर में 3, और इधर लिखेंगे तो आर वाई में इसका आर ही लिखते हैं केवल, वाई में 2 पावर में 3। तो जब आर निकालोगे तो आर आपका क्या आएगा, डायमीटर निकल कर आएगा डायरेक्ट। समझ में आ गई बात, चलो करते हैं। तो ये देखो सब जगह से 8 तो हटा ही दो, ये हट गया, इधर 216, 3 त्रिका 9 3 27, 4 चौको 16 चौको 64 बराबर में आर की पावर 3, 7 4 11, हाथ से लगा 1 3 6 3 9, 6 से 1 गया 5, 11 से 9 गया 2 और 125 हो गया बराबर में आर की पावर 3। तो आर बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। अब इसमें 2 का गुणा नहीं करना, क्योंकि हम ऑलरेडी इस तरीके से लिखे कि आर को हम व्यास मान के ही चले हैं, ये ध्यान रखना। अगला सवाल, प्रत्येक शर्ट की कीमत 1000 रुपए है, इसे इतने रुपए में बेचा जाता है, 13 शर्ट के सौदे में लाभ का परसेंटेज बताइए। देखो चाहे 13 बेचो, चाहे 50 बेचो, 100 बेचो, लाख बेचो, 2 लाख बेचो, परसेंटेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक की चीज 2 रुपए में बेचा, एक का प्रॉफिट लिया, एक का प्रॉफिट 1 मेल में लिया, 100% का प्रॉफिट, बात खत्म। अगला सवाल, इसको देखो भाई क्या पूछा गया है, इसमें सबसे पहले माइनस है तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x² प्लस में 1/y², यानी कि x² प्लस में y² अपॉन में x² और y²। तो भाई इसको क्या लिख सकते हैं, तो xy का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो भाई इनके मान लिखना शुरू करते हैं, 1 + √2 का होल स्क्वायर और प्लस में 1 - √2 का होल स्क्वायर हो गया, अपॉन में अगर हम लिखते हैं तो 1 + में √2, 1 - में √2 का होल स्क्वायर हो गया। आप एक चीज बताओ, अभी थोड़ी देर पहले हमने कुछ फार्मूले आपको बताए थे इसके लिए, फिर से लिख दें क्या एक बार, a + b का होल स्क्वायर प्लस में a - b का होल स्क्वायर, डायरेक्ट लिखते हैं। जब आप होल स्क्वायर ओपन करेंगे ना तो ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर 2 × में 1 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर,
इधर करेंगे a माइनस बी ए प्लस का b, यानी कि 1 माइनस का, मतलब ये लिखा है a प्लस बी, लिख देते हैं, नहीं तो काफी लोग बाद में बोलते हैं, स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि आप लिख दिया करो, तो ध्यान आ जाता है बीच बीच। तो ए स्क्वायर यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2 का ये होल स्क्वायर हो गया। तो ऊपर देखोगे तो 2 और 1 3 दूनी 6 हो गया, नीचे 1 बच गया, यानी कि आंसर क्या आ गया 6। अगला सवाल, मैंने अपनी यात्रा का पहला भाग इतने की गति से, दूसरा भाग इतने की गति से तय किया और कुल इतने किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय की। मेरी यात्रा का प्रारंभिक भाग कितने समय का था? अगर 40 किलोमीटर से हम 5 घंटे पूरे चलते तो कितना आता? 200। 60 की स्पीड से हम 5 घंटे पूरे चलते 300 आता, लेकिन बीच में था कितना? 240। तो डिफरेंस करेंगे 60, डिफरेंस करेंगे तो 40, कैंसिल आउट कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। तो पहला भाग किस लिए कितना रहा? 3 घंटे का रहा। नहीं समझ में आई? देखो हमने यहाँ पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे में गुणा किया 5 का, तो 5 को 20 आया। तो जो रेशियो आएगा वो टाइम का ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखो नीचे सापेक्ष में क्या है, हमारे पास टाइम है। हमने पहले भी बताया था जो भी रिलेटिव होगा उसी का रेशियो आएगा, नीचे टाइम है तो टाइम का रेशियो यहाँ पर आ गया। अब अगर इसको लिखोगे 5 टाइम आया टोटल दोनों का, हमारे हिसाब से क्वेश्चन में भी तो 5 ही दिया था, इसलिए 3 बराबर जब पहली कंडीशन में निकाला तो 3 आंसर। अगला सवाल, एक स्कूल बस में 40 लड़के यात्रा कर रहे थे। इन 40 लड़कों की औसत आयु 8 वर्ष थी। यदि शिक्षकों की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। शिक्षक की आयु क्या है? ये तो बात फैक्ट हो गई कि 8 वर्ष से ज्यादा लेके आए हैं टीचर, तभी तो बढ़ रहा है। अब टीचर को जब शामिल किया गया तो 40 प्लस का 1 यानी कि 41 लोग हो गए, और सब में 1 वर्ष बढ़ गई, यानी कि इतनी बढ़ गई। इसका मतलब है टीचर इतना ही ज्यादा लेके आए होंगे, यानी कि 49 के हो गए। अगला सवाल, इसको देखो भाई, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। कह रहा था रेलवे लाइन पर स्टेशन ए और बी के बीच केवल एक रेल ट्रैक है। उत्तर की ओर जाने वाली सुपरफास्ट ट्रेन एन की स्टेशन ए से स्टेशन बी के लिए रवाना होने के 1 घंटे बाद दक्षिण की ओर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन एस स्टेशन बी से स्टेशन ए पर पहुंचती है। सुपरफास्ट ट्रेन की गति एक्सप्रेस ट्रेन ई की गति से दोगुनी है, जबकि पैसेंजर ट्रेन एस की गति ट्रेन ई की गति की आधी है। किसी दिन ट्रेन एन अपने सामान्य समय से 6 मिनट देरी से स्टेशन ए से स्टेशन बी के लिए रवाना होती है। ट्रेन एन और ट्रेन एस दोनों ने तालिका के अनुसार समय सारणी बनाए रखने के लिए अपनी गति बढ़ा दी। यदि सुपरफास्ट ट्रेन अपनी गति दोगुनी कर देती है तो पैसेंजर ट्रेन की गति का सुपरफास्ट ट्रेन की गति से अनुपात क्या होना चाहिए ताकि पैसेंजर ट्रेन उसी दिन सटीक निर्धारित समय पर स्टेशन पर पहुंचे? तो यहाँ पर कंडीशन ये है, समय तालिका बनाए रखने के लिए चल रहा और कोलैप्स भी नहीं होना चाहिए। पता लगे दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे थे ना, कोलैप्स ना हो जाए। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं स्पीड का रेशियो। यहाँ पर बोला था कि ई की दोगुनी है, सुपर फास्ट ट्रेन थी हमारे पास एन और ई, इसकी स्पीड से दोगुनी है, ठीक है। जबकि पैसेंजर ट्रेन एस की गति ट्रेन ई की गति के आधी है, तो इसको हमें 2 मानना पड़ेगा, इसको 4 मानना पड़ेगा, और फिर हमारे पास पैसेंजर ट्रेन ये आ जाएगी आधी 1, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें हमें केवल 2 ही से काम करना है, एक एएन से एक पैसेंजर ट्रेन से, और हमें एक्सप्रेस ट्रेन का कोई काम ही नहीं, बस स्पीड बनाने के लिए हमको ये यूज करना पड़ गया। बात समझे? अब अगर हम इसको देखें कि जो स्पीड हमें एन और पी की है वो 4-1 है, डिस्टेंस कांस्टेंट है भाई। देखो ए से बी वो उधर जा रहा है, बी से ए इधर आ रहा है, बस ये है कि वो कहीं टाइम पहले निकल रहा कोई बाद में निकल रहा। तो एक चीज बताओ, टाइम में रेशियो कितना हो जाएगा? 1 और 4 का हो जाएगा। हमारे हिसाब से टोटल टाइम 5 है, क्वेश्चन में कितना है? 60 मिनट है। कैसे ये आ गया भाई? देखो वो ये कह रहा था उत्तर की ओर जाने वाली रवाना होने के 1 घंटे बाद, कितने घंटे बाद? 1 घंटे के बाद ट्रेन एस स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर ए पर पहुंचती है, और सुपरफास्ट ट्रेन यानी कि वो दोनों 1 घंटे बाद वो पहुंच गई बी पर और वो पहुंच गई दूसरे पर। तो टोटल 60 मिनट का समय लगा, 1 घंटे में ही सब कुछ हो गया भाई। ये कुछ टाइम से गया होगा, ये कुछ टाइम से, दोनों को मिलाकर 1 घंटा लगा प्लेटफॉर्म को एक्सचेंज होने में, जो कि हमारे हिसाब से टोटल टाइम 5 है, क्वेश्चन में 60 है। तो क्या गुना हो रहा था? 12। तो इधर भी अगर हम 12 गुना कर दें तो ये 48 मिनट लेगा, इधर भी अगर 12 का गुणा कर दें तो ये 12 मिनट लेगा। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक?
यहाँ तक तो आ जानी चाहिए। अब वो ये कह रहा था कि उसने स्पीड अपनी बढ़ा दी। भाई स्पीड दोगुनी कर दी किसने, एन ने। यहाँ पर एन अपने सामान्य समय से 20 मिनट देरी से निकला और इस बी से रवाना हुई ट्रेन एन और ट्रेन एस दोनों तल का बनाए रखने के लिए अपनी गति बढ़ा दी और गति दोगुनी कर दी सुपरफास्ट ट्रेन। सुपरफास्ट ट्रेन हमारे पास एन थी। अब इसने स्पीड क्या किया है, दोगुना कर दिया। जब स्पीड दोगुना कर दिया, कुछ भी वो लेट वगैरह नहीं निकलता, तब उसको टाइम कितना लगता, आधा टाइम लगता, यानी कि 6 मिनट लगता। समझ रहे, यानी कि अगर वो लेट नहीं होता तो 6 मिनट लगता, अगर वो 20 मिनट लेट है और 6 मिनट एक्चुअल लग रहा है, यानी कि वो 14 मिनट की डिले हो रही है उसकी। अब जब 14 मिनट ये डिले हो गया तो 14 मिनट इनको भी डिले होना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो ट्रेन कोलैप्स कर जाएगी, कहीं ना कहीं टक्कर हो जाएगी। तो 8 से 4 गया 4, 4 से 1 गया तो 3, यानी कि 34 टाइम इनको लगा। समझ में आ गई बात, बस यही खत्म हो गया। अब हमने एग्जैक्ट निकाल लिया भाई, जब ट्रेन स्पीड बढ़ा दी 6 मिनट, इसको टाइम लग रहा था 34, यानी कि जो टाइम में रेशियो हमने बनाया 6 और 34 का बनाया, तो 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 17 14, 3/17 आंसर आ जाएगा। समझ गए ना बात को भाई। देखो यहाँ पर इतना तो दिक्कत नहीं होगी भाई टाइम का ये रेशियो बनाने में, मेरे हिसाब से। 1 सेकंड रुकना, 1 सेकंड, हाईलाइटर ले लें। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ये भाई जो यहाँ पर बोला था ना 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद यानी कि एन को और पी को टोटल 1 घंटा लगा है कि वो एक दूसरे के एक्सचेंज कर गए प्लेटफॉर्म के, लेकिन हमारे हिसाब से टोटल टाइम 5 था, उसी का मान 60 दिया गया। तो एक बराबर, यानी कि इसने 12 मिनट लिए, इसने 48 मिनट लिए। अब उसने क्या किया है, स्पीड को दोगुना कर दिया सुपर फास्ट वाले ने, तो सुपर फास्ट वाले का टाइम भी तो आधा हो जाएगा, स्पीड दोगुनी टाइम आधा, यानी कि 6 मिनट में पहुंचना था। लेकिन वो 20 मिनट लेट से निकला है, 6 मिनट में चीज कवर करनी, तो लेट कितना हो गया, अभी भी 14 मिनट हो रहा है। उसने दोगुनी स्पीड बढ़ा दी, 6 मिनट में डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेकिन उतनी कवर करने के बावजूद भी वो 14 मिनट अभी भी लेट हो रहा है। तो ये वाला 14 मिनट भी लेट होगा, तभी तो कोलैप्स होने से बचेगा, यानी कि 14 मिनट लेट होगा तो ये 34 मिनट कर रहा होगा। अब दोनों का टाइम पता लग गया, तो 3/17 टाइम का रेशियो, यही हमसे पूछा गया था। आशा है समझ गए होगे। अगला सवाल करते हैं, बहुत लेंदी सवाल है, इसको स्किप ही करना है अगर नहीं समझ में आती चीजें। एक तो पढ़ने में इतना टाइम लगेगा। चलो भाई, फिर ये खत्म भी होते हमारी 13 की शिफ्ट 1। आशा है कि सोल्यूशन तो पसंद आया होगा। काफी अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे बोलना तो थोड़ा इनकी बेइज्जती हो जाएगी, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अच्छा लगता है ऐसे करवाने में, थोड़ा सीखने को भी चीजें मिलती, थोड़ा नया सोचने को मिलता है। सेम टाइप के रिपीटेड चीजों में कुछ ना दिमाग में होता है, वही चलता रहता है। तो बस बस ये है कि आप लोगों के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता होगा, क्योंकि आप यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, इस पेपर में ऐसा नहीं कि आप सब सवाल करोगे तभी सिलेक्शन होगा। आप यहाँ पर एक एक्यूरेसी के साथ, एक बैलेंस पेपर के साथ अगर स्किप भी कर दोगे थोड़े वो सवाल, तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। बस हाँ, ये जो सवाल होते हैं ये रैंक जरूर दिलाते हैं, क्योंकि आपको भी पता है हर सेक्शन में 100 में से 5% बच्चे ऐसे होते हैं कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, वो इन्हीं में से होते हैं, वो ये 1 2 सवाल कर ले जाते हैं, आगे निकल जाते हैं। ठीक है, बाकी बताइएगा सोल्यूशन कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।